लगभग 13.5 अरब वर्ष पहले मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम उस घटना की वजह से एग्जिस्टेंस में आए थे जिसे आज के टाइम पे बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। हमारे विश्व के इन बुनियादी लक्षणों की कहानी को भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स कहा जाता है। मैटर और एनर्जी अपने प्रकट होने के लगभग 3 लाख साल बाद एटम नाम के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में जुड़ने लगे और इसके बाद ये एटम अणुओं यानी कि मॉलिक्यूल्स के रूप में जुड़ने लगे। एटमों, अणुओं और उनकी परस्पर क्रिया की इस कहानी को रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री कहा जाता है। आज से लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले इस यूनिवर्स में पृथ्वी नामक ग्रह पर कुछ खास अणुओं ने मिलकर जीवन नाम की विशेष रूप से बड़ी और पेचीदा संरचनाओं को निर्मित किया। जीवों की इस कहानी को जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी कहा जाता है और आज से लगभग 70,000 साल पहले होमो सैपियंस से संबंधित जीवों ने इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाए जिन्हें कल्चर्स कहा जाता है। ह्यूमन के इन कल्चर्स के डेवलपमेंट को हिस्ट्री कहा जाता है। इतिहास की प्रक्रिया को 3 महत्वपूर्ण क्रांतियों ने आकार दिया। संज्ञात्मक क्रांति यानी कि कॉग्निटिव रिवोल्यूशन, यह लगभग 70,000 साल पहले इतिहास को क्रियाशील किया। कृषि क्रांति ने 12,000 साल पहले इसे तीव्र गति दी और वैज्ञानिक क्रांति जो सिर्फ 500 साल पहले शुरू हुई थी शायद इतिहास को खत्म कर सकती है और किसी पूरी तरह से भिन्न चीज की शुरुआत कर सकती है। इन 3 क्रांतियों ने मनुष्यों और उसके साथी जीवों को किस तरह प्रभावित किया है, यह सीरीज इसी की कहानी सुनाएगी। इतिहास के अस्तित्व में आने के बहुत पहले से मनुष्यों का अस्तित्व था। काफी कुछ आधुनिक मनुष्यों की तरह के प्राणी लगभग 25 लाख साल पहले प्रकट हुए थे, लेकिन असंख्य पीढ़ियों तक वह उन अनगिनत दूसरे जीवों से अलग नहीं दिखते थे जिनके साथ वे अपने प्राकृतिक वास साझा करते थे। 20 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका की पैदल यात्रा करते हुए शायद आपका सामना मानव चरित्रों की चिर परिचित भूमिका से हो सकता था। शिशुओं को सीने से लगाए चिंतित माताएं और मिट्टी में खेलते हुए निश्चिंत बच्चों के समूह, समाज के आदेशों के खिलाफ लाल पीले हुए तुनक मिजाज नौजवान और थके हुए बुजुर्ग जो सिर्फ इतना चाहते थे कि उन्हें चैन से रहने दिया जाए। स्थानीय सुंदरियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हुए छाती ठोंकते मर्द और सयानी बूढ़ी कुल माताएं जो ये सब पहले ही देख चुकी थी। ये आदिम मनुष्य प्रेम करते थे, खेलते थे, करीबी दोस्तियां कायम करते थे और हैसियत तथा सत्ता के लिए होड़ करते थे। लेकिन यही सब चिंपैंजी, लंगूर और हाथी भी तो किया करते थे। उनमें अलग से कुछ खास नहीं था। किसी को भी, स्वयं मनुष्यों को भी जरा सा भी आभास नहीं था कि एक दिन उनके वंशज चंद्रमा पर टहलेंगे, एटम का विखंडन करेंगे, जेनेटिक कोड की था पता लेंगे और इतिहास की पुस्तकें लिखेंगे। इतिहास शुरू होने के पहले के मनुष्यों के बारे में जानने लायक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे एक मामूली प्राणी थे जिनका अपने पर्यावरण पर गोरिल्लाओं, जुगनुओं और जैली मछली से ज्यादा प्रभाव नहीं था। बायोलॉजिस्ट जीवों को प्रजातियों में वर्गीकृत करते हैं। ऐसे प्राणी जो अगर एक दूसरे के साथ मेट करने को रेडी हों, प्रजननशील संतानों को जन्म देते हैं तो वह एक ही प्रजाति से संबंधित माने जाते हैं। घोड़ों और गधों दोनों का एक ही पूर्वज था और इन दोनों के कई शारीरिक लक्षण एक जैसे हैं, लेकिन वह एक दूसरे में कोई खास सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं रखते। अगर उन्हें उकसाया जाए तो वह मेट करेंगे, लेकिन उनकी संतान जिसे खच्चर कहा जाता है प्रजनन करने में अक्षम होंगे। इसलिए गधे के डीएनए के म्यूटेशंस घोड़ों में कभी संक्रमित नहीं हो सकते, ना ही घोड़ों के म्यूटेशंस कभी गधों में संक्रमित हो सकते हैं, यानी इसका उल्टा भी संभव नहीं है। नतीजतन बायोलॉजिस्ट ने इन दोनों तरह के प्राणियों को विकास के अलग रास्तों पर चलती 2 भिन्न प्रजातियों में रखा है। इसके अपोजिट एक बुलडॉग और स्पेनियल कुत्ता देखने में बहुत अलग लग सकते हैं, लेकिन वह एक ही प्रजाति के सदस्य हैं जो एक ही डीएनए समूह साझा करते हैं। वह खुशी खुशी मेट करेंगे और उनके पिल्ले बड़े होकर दूसरे कुत्तों के साथ जोड़ा बनाएंगे और वह और भी पिल्ले पैदा करेंगे। जिन प्रजातियों का विकास एक साझा पूर्वज से होता है उन्हें जीनस टाइटल के अंतर्गत रखा जाता है। शेर, बाघ, तेंदुआ, चीता, पैंथेरा जीनस के अंतर्गत आने वाली विभिन्न प्रजातियां हैं। बायोलॉजिस्ट प्राणियों को दोहरे लैटिन नाम से वर्गीकृत करते हैं, पहले जीनस और फिर प्रजाति। उदाहरण के लिए आप ऐसा समझिए कि शेरों को पैंथेरा लेओ कहा जाता है, पैंथेरा जीनस की लेओ प्रजाति। संभवतः इस वीडियो को देखने वाला हर कोई एक होमो सैपियंस है। जीनस होमो की सैपियंस प्रजाति। जीनस का बहुवचन होता है जिनेरा। जिनेरा को परिवारों में वर्गीकृत किया जाता है यानी कि फैमिलीज में, जैसे कैट्स फैमिली। कैट्स फैमिली में शेर, चीता, बिल्लियां आते हैं। दूसरा है डॉग फैमिली जिसमें भेड़िया, लोमड़िया, सियार आते हैं। और हैं एलिफेंट फैमिली जिसमें हाथी, मैमथ, मेस्टाडोन ये सब आते हैं। ऐसे बहुत सारी फैमिलियां होती हैं। एक फैमिली में बहुत सारी जीनस होती हैं।
एक जीनस में बहुत सारे स्पीसीज होते हैं। परिवार के सारे सदस्यों के वंश का उद्गम एक संस्थापक कुलपिता या कुलमाता में होता है। फॉर एग्जाम्पल, घरेलू बिल्लियों से लेकर अत्यंत उग्र शेर तक कैट परिवार के सारे सदस्य बिल्ली के समान एक बिडाल यानी कि फेलाइन पूर्वज साझा करते थे, जो 250 लाख साल पहले एग्जिस्टेंस में हुआ करता था। अब क्योंकि होमो सेपियंस एक स्पीसीज है होमोजीनस की, तो होमोजीनस भी किसी न किसी परिवार से जुड़ा होगा। ठीक इसी तरीके से होमो सेपियंस भी एक परिवार से संबंध रखता है। यह मामूली सा तथ्य इतिहास के उन रहस्यों में शामिल हुआ करता था जिस पर सबसे ज़्यादा करीबी चौकसी रखी गई है। मानव अपने आप को लंबे समय तक पशुओं से अलग श्रेणी के रूप में देखना पसंद करता था, परिवार से वंचित एक यतीम के रूप में, सहोदरों, चचेरे, फुफेरे, ममेरे, भाई बहनों से वंचित, और सबसे महत्वपूर्ण यह कि माता पिता विहीन। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। हम इसे पसंद करें या ना करें, लेकिन हम एक विशाल और ख़ास तौर से शोरगुल परिवार के सदस्य हैं, जिसे विशाल वानरों के नाम से जाना जाता है, यानी कि ग्रेट एप्स। हमारे सबसे करीबी जीवित रिश्तेदारों में चिंपैंजी, गोरिल्ला और ओरांगुटान शामिल हैं। इन तीनों में भी चिंपैंजी सबसे करीबी हैं। केवल 60 लाख साल पहले एक सिंगल फीमेल एप हुई जिसकी 2 बेटियां हुई। एक बेटी सारे चिंपैंजीज की पूर्वज हो गई और दूसरी सारे होमोसेपियंस की पूर्वज हो गई, यानी हमारी अपनी ग्रैंड मदर। सिर्फ यही नहीं, होमोसेपियंस ने इससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग सीक्रेट छिपा कर रखा है, और वह सीक्रेट यह है कि हमारे न सिर्फ बड़ी तादाद में चचेरे, ममेरे, फुफेरे रिश्तेदार हैं, बल्कि एक समय में अच्छी खासी तादाद में भाई बहन भी हुआ करते थे। हम होमोसेपियंस को इस तरह सोचने की आदत है कि हम ही एकमात्र मनुष्य हैं, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो पिछले 10,000 सालों से हमारी प्रजाति वाकई में एकमात्र मनुष्य प्रजाति रही है। एक कम शब्दों में समझ लेते हैं कि ह्यूमन बोलते किसको हैं। एक एनिमल जो जीनस होमो से ताल्लुक़ रखता हो, यानी एक ऐसा जीव जो होमो नाम के जीनस से जुड़ा हुआ हो। यहाँ पर ध्यान ये दीजिएगा कि ह्यूमन एक जीव है, होमो एक जीनस है और सेपियंस एक प्रजाति है। कोई भी जीव हो वो किसी न किसी जीनस से बना हुआ होता है और उस जीनस की कई सारी प्रजातियाँ होती हैं, लेकिन उन सारी प्रजातियों को वही जीव कहा जाता है। और इस होमो नाम के जीनस के अंदर सिर्फ सेपियंस नाम की प्रजाति ही नहीं आती है, बल्कि सेपियंस के अलावा भी इस जीनस की कई सारी प्रजातियां हुआ करती थी। हम सब सेपियंस स्पीसीज हैं होमोजीन्स के। इसके अलावा हम इस सीरीज के लास्ट वीडियोस में देखेंगे कि वह फ्यूचर दूर नहीं है जब हमें एक बार फिर नॉन सेपियंस ह्यूमन स्पीसीज से निपटना पड़ सकता है। होमोजीनस के अंदर कई सारी स्पीसीज आती हैं, जिनमें हमारी अपनी स्पीसीज यानी होमोसेपियंस भी आते हैं। आप लोगों में कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए होमोसेपियंस स्पीसीज को डिनोट करने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ सेपियंस वर्ड का यूज करूंगा, और वहीं ह्यूमन टर्म का यूज मैं होमोजीनस के अंदर सारे मौजूद सदस्यों के लिए करूंगा। थोड़ा अच्छे ढंग से समझने के लिए आप इस इमेज को देखिए, जो कि साइंटिस्टों ने स्पेकुलेटिव रिकंस्ट्रक्शन से रेडी किया है। ये हैं होमो रोडोल्फेंसिस, जो कि ईस्ट अफ्रीका के ह्यूमंस हैं। ये हैं होमो इरेक्टस, जो कि ईस्ट एशिया के ह्यूमंस हैं। और ये हैं होमो निएंडरथल्स, ये यूरोप और वेस्टर्न एशिया के ह्यूमंस हैं। आप इस बात पे गौर कीजिएगा कि ये सभी के सभी मनुष्य हैं। वास्तव में मनुष्यों का पहला विकास लगभग 25 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में एप्स के एक शुरुआती जीनस ऑस्ट्रेलोपिथेकस से हुआ था, जिसका मतलब है साउदर्न एप यानी दक्षिणी वानर। और आज से लगभग 20 लाख साल पहले इन शुरुआती मनुष्यों में से कुछ पुरुष और स्त्रियां उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और एशिया के फैले हुए इलाकों में बसने के लिए अपनी शुरुआती मातृभूमि छोड़कर यात्रा पर निकल गए। अब क्योंकि उत्तरी यूरोप के बर्फीले जंगलों में जीवित बने रहने के लिए उस शुरुआती मातृभूमि से अलग तरह के लक्षण होने जरूरी थे, और ये लक्षण इंडोनेशिया की ठंडी वाप की हवा वाले जंगलों में जीवित बने रहने के लिए भी आवश्यक थे। इस तरह मनुष्यों की आबादी विभिन्न दिशाओं में विकसित हुई। अलग अलग तरह के स्थानों और परिस्थितियों में विकसित होने का रिजल्ट ये हुआ कि मनुष्य अब
अलग अलग प्रजातियों के रूप में सामने आया, जिनमें से हर एक प्रजाति के लिए वैज्ञानिकों ने एक अनावश्यक सजावटी लैटिन नाम दिया है। जैसे कि जो मनुष्य यूरोप और एशिया के नियंडर घाटी के इलाके में बसे थे, उन मनुष्यों को वैज्ञानिकों ने लैटिन भाषा में नाम दिया है होमो नियंडरथल्स, जिनको आमतौर पर केवल नियंडरथल्स कहा जाता है। ये नियंडरथल्स हम सेपियंस के मुकाबले में भारी और अधिक मांसपेशियों वाले थे, जो कि पश्चिमी यूरेशिया के बर्फीले इलाकों की शीत जलवायु में अच्छी तरह रहने के काबिल थे। इसी तरह एशिया के अधिकांश इलाकों में मनुष्य की ऐसी प्रजाति आबाद थी जो कि सीधा तनकर खड़े रहने में काबिल थी। वैज्ञानिकों ने इसे लैटिन भाषा में नाम दिया है होमो इरेक्टस। मनुष्य की यह प्रजाति एशिया में करीब करीब 20 लाख साल तक बने रहे और इस तरह मनुष्यों की यह इरेक्टस प्रजाति अब तक की सबसे ज्यादा टिकाऊ मनुष्य प्रजाति साबित हुई है। और यह रिकॉर्ड हमारी सेपियंस स्पीशीज के तोड़ पाने की भी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इस बात में प्रॉब्लम यह है कि हमारी स्पीशीज यानी सेपियंस आज से लगभग 1000 साल तक ही बनी रह पाएगी। इसलिए 20 लाख साल वाकई सेपियंस के सामर्थ्य के बाहर है। इसी तरह इंडोनेशिया में जावा द्वीप के सोलो घाटी में मनुष्यों की एक प्रजाति रहती थी, जिसे वैज्ञानिकों ने लैटिन नाम दिया है होमो सोलेंसिस, मतलब वह मनुष्य जो सोलो घाटी में रहते थे। ये प्रजाति उष्णकटिबंधीय जीवन के काबिल थी। इसी तरह एक अन्य इंडोनेशियाई द्वीप था जिसका नाम था फ्लोरेंस। इस छोटे से फ्लोरेंस द्वीप पर शुरुआती मनुष्य बौने होने की प्रक्रिया से गुजरे। शुरुआती मनुष्य फ्लोरेंस के द्वीप पर पहली बार तब पहुंचे थे जब समुद्र का स्तर असाधारण रूप से निचला था और मनुष्य भूभाग से इस द्वीप पर आसानी से पहुंच गए थे। उस द्वीप पर बड़े आकार के लोग, जिन्हें ज्यादा भोजन की जरूरत थी, सबसे पहले मरे और छोटे आकार के लोग जो बेहतर ढंग से जीवित बने रहे, उनकी कई पीढ़ियां बीतने के दौरान धीरे धीरे फ्लोरेंस के लोग बौने हो गए। वैज्ञानिकों के अनुसार होमो फ्लोरेंसियंसिस के नाम से जाने जाने वाली यह प्रजाति अधिकतम 1 मीटर की लंबाई तक ही पहुंची और उसका वजन 25 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होता था। इसके बावजूद वे पत्थर के औजार बनाने में सक्षम थे और कभी कभी द्वीप के हाथियों तक का शिकार कर लेते थे। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वह हाथी भी बौनी प्रजाति के होते थे। आपने इतनी देर में मनुष्य की इतनी प्रजातियों के बारे में सुना और 2010 में जब साइबेरिया में डेनिसेवा गुफा की खुदाई हुई तो वहां वैज्ञानिकों को 1 अंगुली की हड्डी का जीवाश्म प्राप्त हुआ। तो इस तरह हमें एक और गायब हुआ मनुष्य भाई मिल गया। जेनेटिक एनालिसिस से प्रूफ हुआ कि यह अंगुली पहले एक अननोन ह्यूमन स्पीशीज से ताल्लुक रखती थी, जिसे वैज्ञानिकों ने होमो डेनिसेवा नाम दिया। कौन जानता है कि हमारे कितने खोए हुए संबंधी दूसरी जलवायु, दूसरे द्वीपों और दूसरी गुफाओं में ढूंढ निकाले जाने का वेट कर रहे होंगे। जिस दौरान ये सारे मनुष्य यूरोप और एशिया में विकसित हो रहे थे, उस समय पूर्वी अफ्रीका में भी विकास की प्रक्रिया थमी नहीं थी। मनुष्यता की गोद ने अनेक नई प्रजातियों का पालन पोषण जारी रखा। होमो रुडोल्फेंसिस यानी रुडोल्फ झील का मनुष्य, होमो एर्गास्टर यानी कामकाजी मनुष्य और बाद में खुद हमारी प्रजाति होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान मनुष्य। यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा कि इनमें से कुछ प्रजातियों के सदस्य विशालकाय थे और कुछ बौने थे, कुछ तो भयंकर शिकारी थे और कुछ वनस्पतियां एकत्र करने वाले विनम्र लोग थे। कुछ सिर्फ एक ही द्वीप पर रहे जबकि बहुत से तमाम महाद्वीपों में भटके, लेकिन ये सब के सब होमोजीनस के ही थे, यानी वह सब के सब मनुष्य थे। लोगों के बीच में यह एक कॉमन फैलेसी है जिसके तहत इन प्रजातियों की एक सीधी वंशावली के रूप में कल्पना की जाती है और माना जाता है कि एर्गास्टर ने इरेक्टस को जन्म दिया, इरेक्टस ने नियंडरथल्स को जन्म दिया और नियंडरथल्स हमारे रूप में विकसित हुए यानी सेपियंस के रूप में। जबकि रियलिटी यह है कि लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर लगभग 10,000 साल पहले तक दुनिया एक ही समय में कई मनुष्य प्रजातियों का घर हुआ करती थी। और हो भी क्यों ना, ये उसी तरीके से हुआ करती थी जैसे आज के समय में लोमड़ियों, सुअरों और भालुओं की कई प्रजातियां हैं। 100,000 साल पहले की पृथ्वी पर मनुष्य की कम से कम 6 अलग अलग प्रजातियां चला फिरा करती थी। तो खास बात यह नहीं है कि उस समय मनुष्य की 6 प्रजातियां पृथ्वी पर थी, बल्कि खास बात यह है कि वर्तमान में केवल सेपियंस ही इस पृथ्वी पर अकेले बचे रह पाए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही देखेंगे कि हम सेपियंस को हमारे बड़े भाई बहनों की यादों को छिपाने के दोषी नहीं बल्कि कई अच्छे कारण हैं।